हेलो स्टूडेंट्स, कैसी चल रही है आप लोग की प्रिपरेशन जुलाई 23 अटेम्प्ट के लिए। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो सब लोग। एंड टू गिव अ लिटिल बूस्ट टू योर प्रिपरेशन, आज हम सॉल्व करेंगे इंस्टीट्यूट के प्रोवाइड करवाए हुए मॉडल क्वेश्चन पेपर्स। यस, इंस्टीट्यूट ने आपके तीनों लेवल पर फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल मॉडल क्वेश्चन पेपर्स दिए हैं। फाउंडेशन लेवल के लिए एक सेट एंड इंटर एंड फाइनल लेवल के लिए दो सेट आपको प्रोवाइड करवाए हैं। अभी इनका काम क्या है, आप अभी तक सबका कोर्स कंप्लीट हो चुका होगा एंड रिवीजन भी हो चुका होगा। तो वो रिवीजन में अब आपको पता लगाना है कि भाई हमने कितना करा, हमको कितना आता है, और इंस्टीट्यूट का पेपर का पैटर्न कैसा होगा, कैसा हमारे पास क्वेश्चन का लेवल आएगा, हम एक घंटे के अंदर उसको सॉल्व कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। स्पेशली मैथमेटिक्स जैसा बड़ा सब्जेक्ट को अपन एक घंटे में कवर कर भी पा रहे हैं या नहीं कवर कर पा रहे हैं, उसके लिए आपको ये मॉक अटेम्प्ट करना है। ठीक है, आज हम पेपर नंबर 3 फाउंडेशन जुलाई 23 अटेम्प्ट के लिए, जो पेपर हमारा 16 जुलाई को होगा, पेपर नंबर 3 करेंगे, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। चलो, एक घंटे का टाइम। अच्छा, जिनको नहीं पता पैटर्न के बारे में, स्टिल वैसे तो मोस्टली सबको पता होगा, बट अपना जो एग्जाम होगा हर पेपर के लिए आपको एक घंटे का टाइम मिलेगा एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे हमारे पास में 50 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स ईच। जो इंस्टीट्यूट का ऑनलाइन में पैटर्न था वही सेम अभी ऑफलाइन में पैटर्न होगा। बस चेंज इतना आएगा कि आपको ओएमआर शीट पर अपना आंसर सर्कल करना होगा। ओके, चेंज केवल ऑनलाइन और ऑफलाइन के अंदर आया है। पहले ऑनलाइन होते थे, अब ऑफलाइन होंगे। पैटर्न सब कुछ सेम है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 50 क्वेश्चंस आएंगे, 2 मार्क्स ईच होगा। हर पेपर के लिए आपको एक घंटे का टाइम मिलेगा। डन। अब करते हैं अपन मैथ्स का मॉडल क्वेश्चन पेपर। चलो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, अ क्लास कंसिस्ट ऑफ 48 male students and 23 female students. Okay. Find the ratio of female students to total strength of class. ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आया, हमारा जो मैथमेटिक्स के अंदर फर्स्ट चैप्टर आता है, रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन, वहां से। और इतना इजी क्वेश्चन, एक क्लास में टोटल आपको दे रखा है, मेल स्टूडेंट्स हैं 48, फीमेल स्टूडेंट्स हैं 23। हमसे सिंपली क्या पूछा है इसने, बस आप रेशियो बता दो, फीमेल टू टोटल। इतना सिंपल क्वेश्चन। फीमेल स्टूडेंट्स हमको दे रखे थे 23, टोटल हमने निकाल लिया 23 प्लस 48, दैट इज 71। बस आंसर हो गया डी ऑप्शन। विद इन सेकेंड्स ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास टाइम ही एक घंटे का है। एक घंटे में 50 क्वेश्चन करने हैं, उसमें आपके पास में 30 क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स के होंगे जो लेंथी पड़ती है। तो मैथमेटिक्स का आप ये मान करके चलो कि आपके पास में जो क्वेश्चन आएंगे वो बहुत छोटे आएंगे, जल्दी हो जाए, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ऑल राइट, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं अपन क्या बोल रहे हैं सेकेंड क्वेश्चन में। तो फर्स्ट का हमारा आंसर हो गया डी। सेकेंड क्वेश्चन, इफ 4, 6, p, 27, q are in continued proportion, okay, find the values of p and q। अगर ये किसमें है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब आप सबको पता होगा, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में क्या रहता है, एक डिनोमिनेटर दूसरे का न्यूमरेटर सेम रहेगा। हमने भी उसी तरीके से लिख लिया, 4/6 इज इक्वल्स टू 6/p। पहले हम p की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, यहां से हमने p फाइंड कर लिया, कितना, 9। अब इस p की वैल्यू को हम बाकियों में पुट करके q की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 9/27 इज इक्वल्स टू 27/9। यहाँ दोनों जगह 27 या इधर दोनों जगह 6 क्यों रखा, ड्यू टू कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। क्वेश्चन ने हमको बोला था
कि आपके जो टर्म्स हैं वो किस में है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, तो इसीलिए हमने दोनों जगह वही अप्लाई कर दिया। और यहाँ से आपका वैल्यू आ गया Q का 81। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 27 इंटू 27 729, 9 इंटू Q 9Q, मल्टीप्लाई का 9 आप इधर लेके गए, डिवाइड हो जाएगा, Q की वैल्यू आ गई 81, P आ गया हमारे पास 9, Q आ गया 81। एकदम सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। P9 Q 81, तो आंसर हो गया B। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये दोनों क्वेश्चन कैसे थे, मतलब आप सेकंड्स में सॉल्व करते हो इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट, इफ अ स्टेडियम having spectators divided into groups of young generation and old generation, okay, and the number of young spectators are 1525, young spectators का नंबर दे रखा है and old का नंबर दे रखा है 1875, find the ratio of total spectators to young। अभी हमको यहाँ किसका रेशियो निकालना है, टोटल टू यंग, जो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर काम करा था सेम। यंग दे रखे हैं 1525, ओल्ड दे रखे हैं 1875, टोटल टू यंग का रेशियो 3400 टोटल हो गए इन दोनों को ऐड करके, और यंग हमको ऑलरेडी गिवन है। सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 136:61। डन, इजी था क्वेश्चन। अच्छा, किसी को अगर सिंप्लीफाई करने में भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो इसको। आप क्या कर सकते हो, 3400 डिवाइड बाय 1525, ठीक है, हमारे पास आया 2.23 अप्रॉक्स। आप ऑप्शंस को डिवाइड करके देख लो कि किसमें 2.23 आ रहा है। if अगर किसी को बोलना है कि भाई मेरे को सिंप्लीफाई नहीं करना, मुझे इतना दिमाग नहीं लगाना सिंप्लीफाई करने में, तो हम 136 डिवाइड बाय 61 करके अगर देखें तो वो भी कितना आ रहा है, 2.23। डन, तो इधर हमारा आंसर हो गया 136:61। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन, find two numbers whose mean proportional is 8 and the first number is square of the second number। भाई तुम दो नंबर बताओ जिन दो नंबर्स का मीन प्रोपोर्शनल, अभी मीन प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, किन्हीं भी दो नंबर का मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा, उनका ज्योमेट्रिक मीन होगा। मतलब दो नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करके उसका अंडर रूट कर दें तो वही मीन प्रोपोर्शनल होता है, और यही ज्योमेट्रिक मीन होता है दो नंबर का, ठीक है। वो दो नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर इज स्क्वायर ऑफ सेकेंड नंबर। अभी हमको फर्स्ट और सेकेंड नहीं पता, तो हम अज्यूम करेंगे, जो भी चीज नहीं पता होती उसको हम अज्यूम करके चलते हैं। तो हमने सेकेंड नंबर अज्यूम कर लिया, लेट सेकेंड नंबर बी एक्स, और क्वेश्चन में बोला था फर्स्ट नंबर उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर। मीन प्रोपोर्शनल मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट करना है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का अंडर रूट, वो कितना आएगा, 8 आएगा। ये डिटेल आपको क्वेश्चन में दे रखी थी, आगे का काम बस सॉल्व करने का। एक्स क्यूब अंडर रूट एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 8, रूट हटेगा तो उधर स्क्वायर लगेगा, ये रूट हटा करके आप इधर स्क्वायर करो, 8 का स्क्वायर 64, 64 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अभी इधर से आप डायरेक्ट भी देख सकते हो कि भाई किसका क्यूब 64 होता है, तो 4 का क्यूब क्या होता है, 64। नहीं तो आप ये पावर को जब इधर लेके जाते हो तो वो रूट में बन जाता है, मतलब ये आपका होगा x इज इक्वल्स टू 64 का क्यूब रूट। इंडाइसिस के अंदर ये प्रॉपर्टी देखते हैं हम, जब भी आप पावर को ट्रांसफर करते हो तो वो रूट में चेंज हो जाता है। x आपने क्या अज्यूम करा था, सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर आ गया 4, और क्वेश्चन ने बोला जो फर्स्ट नंबर है वो सेकेंड नंबर का स्क्वायर है, तो सेकेंड नंबर का स्क्वायर माने 16, 4 का स्क्वायर 16, तो हमारे पास आंसर आ गए 4 एंड
16, 4 and 16, तो इधर दे रखा है 16 and 4. ओके, नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ पॉकेट मनी सेव्ड बाय राकेश एंड हिज सिस्टर इज 5:6. राकेश और उसकी बहन 5:6 के रेशियो में पॉकेट मनी को सेव करते हैं. इफ द सिस्टर सेव्स ₹60 मोर, अगर सिस्टर कितना सेव कर रही है, 60 रुपए ज्यादा सेव कर रही है, हाउ मच मोर द ब्रदर शुड सेव इन ऑर्डर टू कीप द रेशियो ऑफ देयर सेविंग्स अनचेंज्ड. भाई इनको ना सेविंग्स का रेशियो 5:6 ही रखना है. तो अगर बहन जो है, जो राकेश की सिस्टर है, वो 60 रुपीज ज्यादा सेव कर रही है, तो राकेश कितना सेव करे कि रेशियो 5:6 ही बन के रहना चाहिए. तो निकाल लेंगे अपन. जैसा देखो मैथ्स का एक नियम है, जो क्वेश्चन बोल रहा है ना, बस आप वैसे वैसे उसको लिख दो. तो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, अगर आपको क्वेश्चन एकदम करेक्ट करना है ना, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो, 2-3 बार पढ़ लो. क्वेश्चन समझ आ गया, आंसर खुद आपके सामने आ जाता है. 5:6 का रेशियो था, सिस्टर सेव कर रही थी 60 रुपीज, राकेश का हमको पता नहीं था. रेशियो हमें अनचेंज रखना है, 5:6 ही रखना है. ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. 30 + 6x इज इक्वल्स टू 30 + 300. 30 से 30 कैंसिल हो गया. 6x इज इक्वल्स टू 300. मल्टीप्लाई का x डिवाइड में हो जाएगा. x की वैल्यू कितनी आ गई? 50. राकेश को 50 रुपए सॉल्व करने सॉरी सेव करने चाहिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी ये आपका क्वेश्चन आ गया SICI एंड एन्युटी, जिसमें SICI हमारा पुराना टॉपिक था, एन्युटी हमारा इसी बार ऐड हुआ है. तो एन्युटी को आप अच्छे से उसके फॉर्मूलाज कर लेना. मेनली 2 ही फॉर्मूला है एन्युटी के, प्रेजेंट वैल्यू का एंड फ्यूचर वैल्यू का. उसमें ड्यू एंड रेगुलर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6. AMS and company borrows 1,20,000 for 1 year at 15% annual interest compounded monthly. Find their monthly payment. भाई AMS and company ने कितने रुपए बोरो करे? 1,20,000 रुपए बोरो करे 1 साल के लिए, और क्या रेट पर? 15% की रेट पर. कंपाउंडिंग कैसे हो रही है? मंथली कंपाउंडिंग हो रही है. ओके, हमको उनका मंथली पेमेंट बताना है. नाउ जब भी आपका पेमेंट रिकरिंग नेचर का होता है, तो वो क्वेश्चन किसका बन जाता है? एन्युटी का. एन्युटी का मीनिंग ही यही होता है कि आप कोई अमाउंट, एक फिक्स अमाउंट, एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए, एक फिक्स इंटरवल पर या तो पे करते हो या आपको रिसीव हो रहा है, उसी अमाउंट को हम बोलते हैं एन्युटी. तो इस क्वेश्चन में हमें एन्युटी की वैल्यू ही फाइंड करनी है. कुछ नहीं बोले क्वेश्चन, तो एन्युटी रेगुलर का होता है. 1,20,000 कब बोरो करे? आज बोरो करे, तो मतलब प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है. रेट डायरेक्टली दे रखी है 15%. टाइम बता रखा है 1 ईयर. कंपाउंडेड मंथली के लिए क्या करते हैं हम? रेट को तो आप क्या कर दोगे? डिवाइड बाय 12, और टाइम को मल्टीप्लाई बाय 12. देखते हैं इसका सोल्यूशन. प्रेजेंट वैल्यू 1,20,000, टाइम 1 ईयर, रेट 15%, एन्युटी फाइंड करनी है. क्वेश्चन ने बोला आप मंथली पेमेंट निकाल करके बताओ, और वो मंथली पेमेंट ही एन्युटी होता है. प्रेजेंट वैल्यू गिवन है तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे. कुछ नहीं बोला तो एन्युटी रेगुलर लगाएंगे. A/I इंटू 1 - 1/1 + R⁴ एन्युटी रेगुलर का फॉर्मूला. ठीक है, 1,20,000 गिवन था. A/I मतलब हमने क्या करा यहाँ पर? 15 डिवाइड बाय 12 डिवाइड बाय 100, तो ये आ गया 0.0125. I इज इक्वल्स टू R/100 होता है.
और क्योंकि कंपाउंडिंग मंथली हो रही है तो हम डिवाइड बाय 12 भी करेंगे, ठीक है। 1 सेम माइनस 1/1 प्लस 0.1 1/1.0125 पावर 12। नाउ इस ब्रैकेट को सॉल्व कैसे करना है, अगर किसी को नहीं सॉल्व करना आता तो वो सीख लो इधर। सबसे पहले हमें क्या करना है, 1 डिवाइड बाय 1.0125, पहले इसको करेंगे। तो 1 डिवाइड बाय 1.0125, ठीक है। ये जो भी आ रहा है, पावर में क्या लग रहा है, 12 लग रहा है। पावर को कैसे सॉल्व करते हैं, कैलकुलेटर पर मल्टीप्लाई प्रेस करेंगे, 2 से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे और इक्वल्स टू दबाना है हमको। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हमारा आंसर आएगा इसका। अभी ये वाला जो आंसर है ये नेगेटिव में है, तो इसके आगे हम साइन लगा देंगे माइनस का, +1 करेंगे बिकॉज आगे +1 हो रहा है ये। तो हमको मिल गया क्या, 0.13 समथिंग, जो भी आया, ठीक है। उसको डिवाइड करना है किससे, 0.0125, ये वाला नंबर। हमारी वैल्यू आ गई 11 पॉइंट, ये बेसिकली अपना फैक्टर होता है, इंटरेस्ट फैक्टर। ये कितना आ गया, 11.0739 इंटू 8, मल्टीप्लाई का फिर वही काम, डिवाइड में जाएगा, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 11.0793। आप 4 डिजिट तक डेसिमल ले लो, 4 प्लेसेस तक, आंसर आपका अप्रोक्सीमेटली सही आ जाएगा। सो एन्युटी की वैल्यू कितनी आई, 10,830 अप्रोक्स। कैलकुलेटर के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस रखनी है, तभी आप 1 घंटे के अंदर पूरा पेपर सॉल्व कर पाओगे। जो लोग अभी भी मोबाइल यूज़ कर रहे हो, इट्स हाई टाइम, अभी बंद कर दो मोबाइल, क्योंकि आपका वहाँ अलाउड नहीं है। मोबाइल यूज़ करते रहोगे, आपको कैलकुलेटर की हैबिट नहीं होगी, और कैलकुलेटर की हैबिट नहीं होगी तो उधर हाथ नहीं चलेगा। आपको आता होगा, सब पता है कि कैलकुलेटर पे क्या कीज है, कैसे क्या काम करना है, बट हैबिट नहीं होती ना, तो हम सडनली कोई चीज परफेक्शन के साथ नहीं कर सकते। परफेक्शन धीरे धीरे डेवलप होता है, वो डेवलप करो, अभी भी टाइम है काफी। कैलकुलेटर पर ही सॉल्व करो, जितना सॉल्व कर रहे हो। मोबाइल को बिल्कुल पढ़ाई करते टाइम तो दूर रख दिया करो, दुश्मन मान लो उसको पढ़ाई के टाइम पे, ठीक है। ये एन्युटी का क्वेश्चन, तो हमारा आंसर आ गया बी ऑप्शन। 6th का आंसर है बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th। A certain sum of money invested at a certain rate of compound interest doubles in 8 years. Okay. In how many years will it become 16 times? कुछ एक sum of money था, कुछ एक certain rate पर इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर था, वो डबल हो रहा है 8 साल में। ओके, डबल होने का मतलब जो हमको अमाउंट मिलेगा 8 साल बाद, वो 2 गुना अमाउंट मिल रहा है जितना आपने इन्वेस्ट करा था उसका, ठीक है भाई। तो अब बताओ कि वो 16 गुना कितने टाइम में होगा। अगर 8 साल में डबल हो रहा है तो 16 टाइम्स कितने साल में होगा। बस क्वेश्चन के अंदर इक्वेशन बनाने का काम करना है, फिर तो क्वेश्चन बहुत इजी है। प्रिंसिपल हमें पता नहीं है, हमने प्रिंसिपल को पी मान लिया। रेट हमें पता नहीं है, हमने आर मान लिया। अमाउंट के लिए बोला 2 टाइम्स हो रहा है, 2p कर दिया, और टाइम कितना, 8 ईयर्स। अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे, अमाउंट इज इक्वल्स टू p 1 प्लस r अपॉन 100 पावर n। सो 2p इज इक्वल्स टू p 1 प्लस r अपॉन 100 पावर n। p से p कैंसिल हो गया, अभी यहां तक रखते हैं इसको। नाउ क्वेश्चन में आप लोग को दिख रहा है कि अगर मैं यहां पर इसको 16 टाइम्स चाहिए था, तो मैं 2 की पावर क्या करूं कि 16 आ जाए। अगर मैं इस तरफ 2 की पावर 4 कर दूं, यहाँ ये जो 2 है, इस 2 पे रेज टू द पावर 4 लगा दूं मैं, तो ये 16 हो जाएगा, और मुझे 16 गुना ही चाहिए, ठीक है।
अब एक जगह अगर ऐसा पावर 4 करा है तो दूसरी जगह भी करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते केवल एलएचएस पर कोई काम करो, आरएचएस पे नहीं कर सकते, नहीं करो उसको। तो हमने क्या करा, रेज पावर 4 बोथ द साइड्स, दोनों जगह पावर 4 लगा दिया। इधर 4 लगाया तो ये क्या हो गया, 8 4 32। वही सेम काम, पी से पी कैंसिल हो गया। कितने टाइम में 16 गुना हो रहा है, 32 साल में। पावर का मतलब टाइम होता है हमारा, जैसे इधर 8 साल में 2 गुना हो रहा था, तो इधर 32 साल में 16 गुना हो जाएगा। टाइम निकल करके आ गया 32 ईयर्स। अब ये चीज आपको जब कॉमन प्रैक्टिस होगी ना, पावर वाला काम हम सीखते हैं इंडाइसिस के अंदर सारा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था। मैथ्स ही बेसिकली, जो मैथ्स के ये 20 क्वेश्चन होंगे ना, ये 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आप अपना मैक्सिमम टाइम सेव कर सकते हो। बिकॉज स्टैटिस्टिक्स में टाइम सेव करने का आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला लगा करके आंसर निकालना ही पड़ेगा, शॉर्टकट्स नहीं होता है। मैथ्स के अंदर आपको शॉर्टकट मिलेगा, शॉर्टकट एज एन जल्दी काम करने का कॉन्सेप्ट, जल्दी होने वाला। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ a minus 2 factorial into 24 is equals to a plus 1 factorial। फैक्टोरियल की बात हो गई, मतलब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आ गया, ठीक है भाई। नाउ इस क्वेश्चन को मैं आपको दो तरीके से करना रिकमेंड करूंगी। एक, आप इस क्वेश्चन को ऑप्शंस के थ्रू भी कर सकते हो। दूसरा, किसी को ऑप्शन के थ्रू नहीं करना तो हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ऑप्शन के थ्रू कैसे करोगे, आप ए की जगह बार बार ऑप्शन पुट करो तो देखो जीरो तो होगा नहीं, 2 में से 2 माइनस करके फैक्टोरियल निकालोगे और इंटू 24 करोगे तो वो उधर बराबर नहीं आएगा, 4 पुट करोगे तो भी नहीं होगा, एट लास्ट हमारे पास 3 बचेगा। अब ये इतना जल्दी जल्दी कैसे होगा, प्रैक्टिस, कैलकुलेशन। सॉल्व करना सीखते हैं, ऑप्शन तो आप सब लोग रख ही सकते हो। a माइनस 2 फैक्टोरियल दिया हुआ था मुझे इंटू 24 इज इक्वल्स टू, इस साइड में क्या दे रखा था, a प्लस 1। फैक्टोरियल को अगर अपन ओपन करते हैं तो कैसे करेंगे, 1 माइनस करते हुए अपन बैकवर्ड जाते हैं, ओके। a प्लस वन माइनस 1 कैंसिल, a आ जाएगा, a माइनस 1 a माइनस 2 फैक्टोरियल, a माइनस 2 फैक्टोरियल से a माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसिल। अब यहाँ थोड़ा सोचने का काम करना है, इधर आ गया चॉइस, इधर हमारे पास 3 टर्म्स हैं। 24 को मैं कैसे स्प्लिट करूं कि वो इस फॉर्मेट में आ जाए, तो 4 3 एंड 2, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, चॉइस तो बन गया और फॉर्मेट भी वही आ गया। ये a प्लस 1 और ये हो जाएगा a माइनस 1। डन। हमसे क्वेश्चन ने a की वैल्यू पूछी थी, तो a कितना आ गया, 3। इजी था क्वेश्चन। जिसको ऑप्शन से करना है तो वो वाला भी आप ऑप्शन से करने का भी आपके पास में ऑप्शन है, आप ऑप्शन से भी इसको कर सकते हो। ये दोनों तो देखते ही एलिमिनेट हो रहे हैं ऑप्शन, बचे आपके पास 4 और 3 रखने के लिए, वो आप एक एक करके रख के देख सकते हो। हमारा आंसर हो जाएगा डी। आई होप ये क्लियर है आपको। नेक्स्ट, कितना इजी, व्हाट वुड बी द फैक्टोरियल नोटेशन फॉर 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। इसका फैक्टोरियल नोटेशन क्या होगा हमारे पास, 11 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। कैसे, 11 10 9 8 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, और नीचे भी क्या रहा होगा, अगर 6 फैक्टोरियल रहा होगा तो वो कैंसिल हो गया होगा, तभी ये आया है 11 10 9 8 7। सिंपल सा क्वेश्चन था।
नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी वेज कैन 8 people get vaccinated from 8 vaccinators assuming no vaccinator is idle? 8 ही लोग हैं, 8 ही वैक्सीनेटर है, कोई भी वैक्सीनेटर आइडियल नहीं है, तो सिंपल 8 फैक्टोरियल तरीके से आप कर सकते हो इस काम को, 8 फैक्टोरियल वेज से कर सकते हो आप इस काम को। एंड 8 फैक्टोरियल होता है 40320। फैक्टोरियल सॉल्व करना नहीं आता तो फैक्टोरियल ऐसे सॉल्व होता है 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 1। हम बैकवर्ड जाते हैं मल्टीप्लाई करके। और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप मॉड्यूल के सारे इलस्ट्रेशंस इसके करके रखो। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, in how many different ways can 4 different cars, one of each of the 4 manufacturers, be parked in a parking lane? 4 डिफरेंट कार है, 4 डिफरेंट मैन्युफैक्चरर है, बस सिंपल, जैसा ऊपर काम था 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल कितना होता है 24। मन में सोच रहे होंगे कि इतना इजी अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आ गया तो चांदी की चांदी। In how many ways 6 customers stand in a queue for depositing cash in bank? 6 कस्टमर किस तरीके से क्यू में खड़े हो सकते हैं? तो 6 कस्टमर और कोई डेटा नहीं दे रखा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेनी है, 6 फैक्टोरियल, दैट इज 720। मतलब आप ये देखो, मैक्सिमम क्वेश्चन तो डायरेक्ट हो रहे हैं, कुछ करने की ही जरूरत नहीं पड़ रही है। 13th, एग्जामिन द नेचर ऑफ रूट्स फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन। अभी जब भी नेचर ऑफ रूट्स की बात कर ले तो हमको एक ही चीज को याद करना है, किसको? डिस्क्रिमिनेंट को। एंड डिस्क्रिमिनेंट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, बिकॉज इसी की वजह से रूट्स का नेचर चेंज होता है। फॉर्मूला के अंदर केवल यही है जिसके आगे प्लस माइनस लग करके आपका आंसर अलग आता है। तो नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड करता है किसके ऊपर? बी स्क्वायर माइनस 4ac के ऊपर। क्या होता है नेचर ऑफ रूट्स? अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 और इसके साथ साथ में परफेक्ट स्क्वायर है, तो हमारे रूट्स कैसे हो जाते हैं? रियल एंड अनइक्वल एंड रेशनल नंबर। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ग्रेटर देन 0 है बट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो रूट्स रियल एंड अनइक्वल तो होंगे, साथ साथ में इरेशनल नंबर आएगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0 आता है तो नेचर ऑफ रूट्स रियल एंड इक्वल। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, तो क्योंकि ये रूट के अंदर जाता है, रूट में नेगेटिव सॉल्व नहीं हो सकता, तो हमारे रूट्स कैसे आ जाएंगे? इमेजिनरी या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर जिनको अपन बोलते हैं। ठीक है, इधर से हम बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे इस इक्वेशन के अंदर, उसी से हमको नेचर पता लगेगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी दे रखा था -24, 4 एज इट इज, ए था हमारे पास 16 और सी था 9। सॉल्व करके कितना आंसर आ रहा है? 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आ रहा है, इसका मतलब रूट्स कैसे हो गए? रियल एंड इक्वल। ठीक है, रियल एंड इक्वल रूट्स। नेक्स्ट, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ c would the product of roots be 0? अभी रूट्स का प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c अपॉन a। क्वेश्चन ये पूछ रहा है c की क्या वैल्यू हो कि ये जो प्रोडक्ट है ना, ये कैसा आना चाहिए अपना? 0 आ जाए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसा आ जाए? 0 आ जाए। तो c की वैल्यू क्या रखेंगे अपन? अगर c 0 हो जाएगा तो प्रोडक्ट ऑफ रूट 0 आ जाएगा, c अपॉन a। और c अगर 0 होगा तो प्रोडक्ट भी 0 आएगा। ठीक है, ओके, c is equals to 0। नेक्स्ट, फॉर्म द इक्वेशन whose roots are 9 and -4। इक्वेशन बनाने का तरीका क्या होता है हमारे पास? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स
प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन बनाने का फॉर्मेट है। एक्स स्क्वायर सेम रहता है, सम ऑफ रूट्स मतलब रूट्स को ऐड कर दो, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब डायरेक्टली क्योंकि रूट्स दे रखे हैं हमको, ठीक है। यहां से अपने पास में इक्वेशन बन जाएगी इधर, सम ऑफ रूट्स 9 प्लस -4, तो ये आ गया 5, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 9 इंटू -4 दैट इज -36। फॉर्मेट फिक्स है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन बनाने का फॉर्मेट होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू 0। रूट्स डायरेक्टली गिवन थे, सम निकाल लिया ऐड करके, प्रोडक्ट निकाल लिया मल्टीप्लाई करके। बी ऑप्शन हमारा आंसर है। सब आगे क्या बोल रहा है, चूज द करेक्ट कंडीशन फॉर एनी इक्वेशन टू बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या होना चाहिए, 5 कांस्टेंट एंड ऑल कांस्टेंट इज ग्रेटर देन 0। 5 कांस्टेंट की तो कहाँ से बात आ गई, 5 कांस्टेंट्स। देखो 5 कांस्टेंट वाली बात तो एकदम देखते ही सरासर अपराध कर दिया इसने। 5 कांस्टेंट जहाँ इसने बोला 3 कांस्टेंट एंड a इज ग्रेटर देन 0, जरूरी है क्या a ग्रेटर देन 0 होगा, जरूरी तो नहीं है। 3 कांस्टेंट एंड a इज नॉट इक्वल्स टू 0, a 0 नहीं हो सकता, बाकी तुम चाहे कुछ भी करो। तो हमारा आंसर क्या हो गया, डी। What are the nature of roots real? When are the nature of roots real rather than imaginary? कब रूट्स का नेचर रियल आएगा, तो रियल नेचर कब आता है, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, ठीक है। डी ऑप्शन, व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज मोर देन और इक्वल टू 0। 16 17 डायरेक्ट होने वाले क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट चलते हैं अपन 18th क्वेश्चन, फाइंड द मंथली प्रॉफिट फंक्शन। ओके, अभी ये क्वेश्चन आपके जो नया टॉपिक ऐड हुआ है कैलकुलस, वहां से आ गया। 5 मार्क्स के लिए जो कैलकुलस इन्होंने ऐड करा है, तो वो या तो 4 नंबर का आएगा या फिर 6 नंबर का आएगा। Find the monthly profit function if a firm's yearly fixed cost is 60,000 फंक्शन पे डिपेंड, फंक्शन का क्वेश्चन है, एंड ईयरली प्रोडक्शन कॉस्ट इज ₹120 पर पीस, ईच यूनिट इज सोल्ड एज ₹15। ठीक है भाई, हमसे क्या मांगा है इसने, मंथली प्रॉफिट फंक्शन मांगा है। तो प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट कैसे आएगा, जब आप अपने रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस कर दोगे तो जो बचा हुआ होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। और क्योंकि मंथली की बात करिए, तो जितना भी डेटा हमको ईयरली फॉर्म में दे रखा है उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 12 करेंगे। प्रॉफिट फंक्शन इज रेवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन। रेवेन्यू हमको कितना दे रखा है, 15x पर यूनिट का 15 रुपए वो उसको कमा रहा था, ये 120 दे रखा था, एनुअल दे रखा था, तो हमने क्या करा, डिवाइड बाय 12। 10 आ गया मंथली, ये हमको कितना दे रखा था, 60,000 दे रखा था, इसको भी डिवाइड बाय 12 करके मंथली निकाल लिया, बिकॉज क्वेश्चन को मंथली प्रॉफिट चाहिए। फाइन, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 15x माइनस 10x माइनस 5,000, तो हमारा प्रॉफिट फंक्शन कितना आ गया, 5x माइनस 5,000। अभी आप लोग मतलब मैक्सिमम लोग क्या है, डर रहे हैं कि भाई कैलकुलस आ गया, हमको तो कैलकुलस आता ही नहीं है, जिन्होंने 11th 12th में मैथ्स नहीं पढ़ी है। तो ये चीज तो एकदम बेसिक लेवल दिया है, अगर आपने कैलकुलस का सी भी नहीं पता
तो भी आपको ये पता है कि प्रॉफिट रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ही होगा। और मंथली की बात कर रहा है तो डेटा को मंथली में कन्वर्ट करना होगा, एनुअल डेटा दे रखा है उसको मंथ में कन्वर्ट कर दो। नेक्स्ट देखते हैं 19th क्वेश्चन, वो भी कैलकुलस फंक्शंस का ही है। A manufacturer has a monthly fixed cost of 1 lakh and a production cost of rupees 50 per unit produced. Okay. मंथली फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है और प्रोडक्शन कॉस्ट दे रखी है रुपीज 50 पर यूनिट। द प्रोडक्ट इज सोल्ड एट रुपीज 75। फाइंड द कॉस्ट फंक्शन एंड द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स टू बी सोल्ड बाय द मैन्युफैक्चरर टू हैव ब्रेक इवन। अच्छा, इधर ना इसने ब्रेक इवन की भी बात कर दी। दो चीजें मांग रहा है इधर, एक तो कॉस्ट फंक्शन मांग रहा है। तो कॉस्ट क्या होता है, टोटल कॉस्ट कंसिडर करेंगे अपन, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। ये ब्रेक इवन क्या चीज है, ब्रेक इवन मतलब वो सिचुएशन जहां पर ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन को हम बोलते हैं क्या, ब्रेक इवन वाली सिचुएशन। कॉस्ट फंक्शन 50x प्लस 1 लाख, टोटल कॉस्ट ऐड कर लिया, ये तो कॉस्ट फंक्शन का आंसर आ गया। ब्रेक इवन के लिए हम क्या करेंगे, रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, जीरो आ रहा है भाई हमारा, कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, जितना कमाया उतने की ही कॉस्ट लग रही है। रेवेन्यू था 75x माइनस टोटल कॉस्ट अभी आपने ऊपर लिखा 50x प्लस 1 लाख इज इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे तो 75 माइनस 50 25 प्लस का 1 लाख आप उधर लेके जाओ माइनस हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 25x इज इक्वल्स टू 1 लाख। x कितना आ गया 4000, मतलब हमारा ब्रेक इवन सेल्स कितना होगा 4000। बी ऑप्शन। नेक्स्ट 20th क्वेश्चन, a cement industry has yearly fixed cost of 96,000 and monthly production cost of rupees 13 per unit produced. The product is sold at rupees 39 per unit. Find the cost function. हमें cost function निकालना है, तो हमें ये sold से तो लेना देना ही नहीं है, प्रोडक्ट कितने पे बेचा उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमें डायरेक्टली कॉस्ट फंक्शन चाहिए। और मंथली प्रोडक्शन कॉस्ट दे रखी है तो वो एज इट इज ले लेंगे 13x। ये जो ईयरली कॉस्ट है 96,000, इसको मंथली में चेंज करेंगे कैसे, डिवाइड बाय 12 करके, डिवाइड बाय 12 करके अपना कितना आ गया 8000, 13x प्लस 8000। इसी के साथ में मैथ्स वाला पार्ट खत्म हो गया। 20 क्वेश्चन आपके मैथ्स के आने थे, वो 20 क्वेश्चन मैथ्स के हो गए। आप देखो कितने इजी क्वेश्चंस थे मैथ्स के, डायरेक्ट क्वेश्चंस हो रहे हैं। तो अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस और कर लो और अगर थोड़ा भी लेवल इससे ज़्यादा आता है तो आप इजीली अच्छा स्कोर कर सकते हो। मतलब आप 85 प्लस तो आराम से लेकर के आ सकते हो, 86 प्लस, 86 बोल दो, 90 बोल दो, इनफैक्ट 90 प्लस भी लेके आ सकते हो आराम से। अगर आप मॉड्यूल और स्कैनर, मॉड्यूल इज इंस्टीट्यूट का मटेरियल, स्कैनर इज पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस, उनमें और स्कैनर में भी सारे नहीं करने, जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो भी अगर आप बहुत अच्छे से कर लोगे ना तो आपके 90 अबव आराम से आ जाएंगे मैथमेटिक्स के अंदर। जिसको मैथ्स नहीं भी आती उसके भी आ जाएंगे। एक डर रहता है कि हमने 11th 12th में तो मैथ्स पढ़ी ही नहीं, हमने तो लास्ट 10th में पढ़ी थी, 2 साल हो गए पढ़े हुए, कैसे करेंगे मैथ्स को। बस मटेरियल करो और स्कैनर करो। चलिए मैथ्स खत्म हो गई, 40 नंबर मिल गए हमको। अब आगे अपन काम करते हैं स्टैटिस्टिक्स का। रॉ डेटा इज, रॉ डेटा क्या होता है, वो डेटा जो हम पहली बार में कलेक्ट करते हैं, जो हमारा फर्स्ट टाइम कलेक्टेड डेटा होता है उसको हम बोलते हैं रॉ डेटा, जिसपे अभी अपन ने कोई भी मेजर नहीं लगाया, कोई भी स्टैटिस्टिक्स का टूल नहीं लगाया। इंफॉर्मेशन विच कैन बी इंटरप्रेटेड टू टेक डिसीजन, नो, रॉ डेटा के बेसिस पर तो हम डिसीजन ले ही नहीं सकते। वो तो भाई अभी आपने उस पर कुछ फिल्ट्रेशन करा ही नहीं, कुछ फिल्टर ही नहीं करा, उसको एनालाइज नहीं करा, उस पर कोई भी आपने टूल नहीं लगाया,
गलत। इंफॉर्मेशन विच कांट बी पुट टू यूज डायरेक्टली, एकदम सही। रॉ डेटा को हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। हम जितने आगे चैप्टर पढ़ते हैं, एमओसीटी, डिस्पर्जन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, वो सारे टूल्स हम उस पर लगा करके उसके बाद ही काम में आएगा। नेक्स्ट देखो आगे क्या बोला, देर आर 4 persons नेम्ड A, B, C and D. A is a salesperson whereas B, C, D are students. Okay. A collected sales figure for his region and B, C, D used these data in order to study sales pattern. Which one of the following is correct? मतलब A तो क्या करता है, डेटा कलेक्ट करता है, और जो B, C, D है वो डेटा को यूज करते हैं। जब डेटा फर्स्ट टाइम कलेक्ट होता है तो हम बोलते हैं प्राइमरी डेटा, और जब ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा को यूज किया जाता है तो हम उसको बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। तो इसका आंसर क्या होगा, B uses secondary data, A and B both are using primary data, B, C, D all are using secondary data, B, C, D are using primary data. प्राइमरी डेटा किसके डेटा को बोला अपन ने, जिसने फर्स्ट टाइम कलेक्शन करा। तो फर्स्ट टाइम कलेक्शन किसने करा डेटा का, ए ने। ठीक है, B uses secondary data. 22A. क्योंकि B किसका हिस्सा है, B ये सेल्स वालों का, इधर ये लोग स्टूडेंट्स हैं। कलेक्ट किसने करा, ए ने, तो ए के डेटा को हम बोलेंगे प्राइमरी डेटा, और बी का क्या हो गया, सेकेंडरी डेटा। ए एंड बी बोथ प्राइमरी, तो भाई बी तो प्राइमरी डेटा का है ही नहीं। ऑल आर यूजिंग सेकेंडरी, नहीं भाई, ए ने तो बेचारे ने मेहनत करी है, उसके डेटा को तो हम प्राइमरी डेटा ही बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 23 क्वेश्चन। If 2 unbiased coins are tossed once, the probability of getting both the heads is, भाई आपने दो कॉइन टॉस करे, तो अब बताओ प्रोबेबिलिटी क्या है कि दोनों में अपना हेड आए। जब भी हम दो कॉइन को टॉस करते हैं तो अपने मैक्सिमम पॉसिबल केसेस क्या हो सकते हैं, या तो दोनों में हेड आए या तो दोनों में टेल आएगा, हेड और टेल या टेल और हेड, ये मैक्सिमम पॉसिबल चांसेस हैं। प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला फेवरेबल अपॉन टोटल। टोटल कितने केसेस हो गए, 4। क्वेश्चन के लिए फेवरेबल क्या था, दोनों में हेड आना, दैट इज 1। प्रोबेबिलिटी हो गई हमारी 1/4, या फिर बोल सकते हैं 0.25। Next 24 question. The mean daily salary paid to all employees in a certain company was rupees 600. The mean daily salaries paid to male and female employees were rupees 620 and 520 respectively. Male to female employees ratio in the company. अब देखो आप लोगों को क्या देके रखा हुआ है, मीन डेली सैलरी सारे एम्प्लॉयज की मतलब कंबाइन एवरेज, ये हमको क्या दे रखा है, कंबाइंड मीन दे रखा है। 620 हमको क्या दे रखा है, मेल मेंबर्स की सैलरी का एवरेज, एंड 520 हमको क्या दे रखा है, फीमेल मेंबर्स की सैलरी का एवरेज। मतलब क्वेश्चन किसका है, कंबाइंड मीन का है। डायरेक्टली कंबाइंड मीन का फॉर्मूला लगा करके एन की वैल्यूज आ जाएगी हमारे पास में, एन ही फाइंड करना है इसके अंदर। combined mean is equals to mean 1 into n1, mean 2 into n2 and so on upon n1 plus n2। combine दे रखा है 600, mean 1 दे रखा है 620, mean 2 दे रखा है 520। n1 n2 मिसिंग है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 20 n1 is equals to 80 n2, n1 upon n2 का रेशियो कितना आ गया, 4/1। ये पूरी टर्म उधर जाकर के मल्टीप्लाई होगी, 600 इंटू n1 प्लस 600 इंटू n2, ये सेम है एज इट इज इधर।
620 n1, 520 n2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। The sum of the deviations of a certain number of observations measured from 4 is 72 and the sum of deviations of the observation from 7 is -3. The mean observation is। अगर हम डेविएशन की बात करते हैं तो डेविएशन का मतलब हमको कौन से फॉर्मूला में देखने के लिए मिलता है, शॉर्टकट मेथड के अंदर। फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस समेशन dx अपॉन n। ये dx का ही मतलब होता है क्या, x माइनस a, दैट इज अज्यूम मीन, और वो हमको गिवन है इधर। x माइनस ए इज इक्वल्स टू dx, dx दे रखा है पहले वाले पार्ट में 72। देखो मीन आप चाहे अज्यूम मीन किसी को भी मान लो, अगर एक सीरीज दे रखी है, आपको क्वेश्चन दे रखा है, उसमें मीन हमेशा सेम ही आएगी। अज्यूम मीन चाहे आप कभी किसी नंबर को मानो, कभी किसी दूसरे नंबर को मानो, अज्यूम मीन से कोई फर्क नहीं पड़ता, मीन सेम रहेगा। तो dx अगर 72 है तो अज्यूम मीन कितना था, 4। अगर आपने 4 मीन मानी है तो डेविएशन आ रहा है 72। वहीं अगर आप 7 को मीन मानते हो अज्यूम मीन, तो डेविएशन कितना आ रहा है, -3। और इन दोनों तरीकों से ही जो एक्चुअल मीन है वो क्या आएगी, सेम रहेगी। ऑब्वियस सी बात है, एक ऑब्जर्वेशन की एक ही एक्चुअल मीन होती है। ठीक है, a प्लस समेशन डी एक्स अपॉन एन इज इक्वल्स टू a प्लस समेशन डी एक्स अपॉन एन। एक बार 4 वाले को मानेंगे, एक बार 7 वाले को लेंगे। 4 प्लस 72 अपॉन एन, 7 प्लस -3 अपॉन इक्वल क्यों रखा, यही सेम लॉजिक, क्योंकि दोनों का एक्चुअल मीन सेम होगा और इस फॉर्मूला से हम एक्चुअल मीन ही निकालते हैं। सॉल्व करके n की वैल्यू आ जाएगी 25। ये जो n की वैल्यू आई है ये आप पुट कर दो किसी भी फॉर्मूला के अंदर। मैंने फर्स्ट वाले में पुट कर दिया, a मुझे दे रखा था 4, dx दे रखा था 72, n मैंने फाइंड करा 25। एक्चुअल मीन आ गया कितना, 6.88। यही क्वेश्चन को चाहिए था। Next, the mean of a certain number of items is 42. If one more item 64 is added to the data, the mean becomes 44। भाई कुछ एक नंबर ऑफ आइटम्स थे जिनकी मीन कितना है, 42 दे रखा है। ठीक है, ना हमको टोटल पता है ना हमको n पता है। अभी उस टोटल में अगर हमने 64 ऐड कर दिया तो मतलब जो भी समेशन x आया होगा उसमें हमने क्या करना है, 64 ऐड करना है, और जो n होगा वो भी 1 से बढ़ जाएगा क्योंकि एक ऑब्जर्वेशन और ऐड हुई है। ठीक है, पूछा क्या है, द नंबर ऑफ आइटम्स इन ओरिजिनल डेटा। ओरिजिनल डेटा में कितने नंबर ऑफ आइटम्स होंगे। 42 हमको दे रखा था मीन, 42 इज इक्वल्स टू समेशन x अपॉन n। यहाँ से समेशन x कितना ले लिया हमने, 42n। ये n इधर जा करके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसे हमने दूसरी इंफॉर्मेशन में यूज कर लिया। समेशन x इज इक्वल्स टू 42n तो ऑलरेडी था, अब उसमें एक और ऑब्जर्वेशन ऐड हो गई 64 की, तो 64 ऐड कर दिया। 64 ऐड होने के बाद जो मीन बना वो कितना बना, 44। डन, लिख दिया हमने 44 इज इक्वल्स टू समेशन x अपॉन n। ऑब्जर्वेशन भी 1 से बढ़ेगी, वही सेम काम, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपना n का वैल्यू आ गया 10। कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा सोचने का काम एक्स्ट्रा करना है, बाकी सब इजी काम है। ठीक है, n आ गया कितना, 10। नाउ नेक्स्ट, The weighted average from the following observation is 46.23। अच्छा, इस क्वेश्चन में आप एक करेक्शन कर लेना, ये 7 नहीं होगा, है ना, यहाँ पर करेक्शन है, 7 नहीं होगा। पहले अपन क्वेश्चन पढ़ लेते हैं।
हमें प्राइस पर टन दे रखी है, हमें टन्स परचेज दे रखा है। ये क्वेश्चन अगर आप मॉड्यूल में देखोगे तो मॉड्यूल में इस जगह पर क्या दे रखा है, एक्स दे रखा है। मॉड्यूल वाले को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले वेटेड का फॉर्मूला लगेगा वेटेड एवरेज वाले से, वेटेड एवरेज से ये एक्स की वैल्यू निकलेगी, फिर आप एक्चुअल मीन निकालोगे। बट इतना लेंदी क्योंकि 1 घंटे में सॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए इंस्टीट्यूट ने क्या करा, आपको एक्स की वैल्यू ऑलरेडी दे दी। ये केवल कंफ्यूज करने के लिए है, मतलब इधर इस क्वेश्चन में मॉड्यूल वाले में एक्स दे रखा है, वो आपको पूरा सॉल्व करना होगा। देखते हैं मीन का सेम फॉर्मूला, जनरली जो अपन मीन का फॉर्मूला लगाते हैं, डिस्क्रीट सीरीज दे रखी है, समेशन एफ एक्स अपॉन एन, एन का मतलब डिस्क्रीट में फ्रीक्वेंसी का टोटल, तो 135 इंटू 45.60, 40 इंटू 50.70, 25 इंटू 42.45। वहाँ जो 7 दे रखा है वो 7 गलत है, 7 की जगह क्या होगा 42.45, करेक्ट कर लेना ये आप। और ये टोटल हमने कर लिया, मीन आ गया हमारा 46.2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, 46.2। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज मिनिमम व्हेन डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम। कब हम डेविएशंस किससे लें कि जो स्क्वायर ऑफ डेविएशंस है वो कैसा है, मिनिमम आना चाहिए। तो हमें डेविएशंस किससे लेनी पड़ेगी, भाई डेविएशन मिनिमम किससे आती है, प्रॉपर्टी है ना, ये आप अर्थमेटिक मीन के अंदर प्रॉपर्टी पढ़ करके आए हो कि जब भी हम डेविएशन अर्थमेटिक मीन से लेते हैं तो वो मिनिमम आता है एज कंपेयर टू अदर मेजर्स। एंड अगर ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन की जगह एब्सोल्यूट डेविएशन दे देता तो वो हमेशा मिनिमम आती है किससे, मीडियन से। ठीक है, नेक्स्ट अपन करते हैं क्वेश्चन, दोनों थ्योरेटिकल है, यही कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इज करेक्ट, इसमें से सही कौन सा है। रिग्रेशन इक्वेशन प्रेडिक्ट्स मैक्सिमम प्रोबेबल वैल्यूज, नो, मैक्सिमम नहीं प्रेडिक्ट करता है रिग्रेशन। इक्वेशन प्रेडिक्ट्स मोस्ट लाइकली, ओके। मैक्सिमम मिनिमम, मिनिमम नहीं भाई। स्टैटिस्टिक्स, अच्छा किसी ने बाय चांस थ्योरी नहीं भी पढ़ी हो ना, तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा करके ये थ्योरी के क्वेश्चंस एकदम करेक्ट कर सकते हो कि भाई पूरी स्टैटिस्टिक्स ना कभी भी आपको एग्जैक्ट कुछ नहीं देगी। रिग्रेशन इक्वेशन जो है वो मोस्ट लाइकली वैल्यू देती है, कोई मिनिमम नहीं, कोई मैक्सिमम नहीं, मिनिमम मैक्सिमम कुछ नहीं, मोस्ट लाइकली वैल्यू। नेक्स्ट, it is most suitable average when it is desired to give greater weight to smaller observation and less weight to larger ones। अगर weights की बात करते हैं तो desired कौन होता है, हार्मोनिक मीन। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे, थ्योरी पढ़ोगे आराम से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन 31। क्या बोल रहा है 31 वाला क्वेश्चन, in IPL Kolkata Knight Riders play 70% of their games at night, okay, and 30% during the day, fine। The team wins 50% of the night games and 90% of the day games according to today's newspaper they own yesterday। मतलब यहाँ इंफॉर्मेशन दे रखी है कि 70% गेम तो वो रात में खेलते हैं, 30% वो दिन में खेलते हैं। 50% नाइट गेम्स वो जीतते हैं, इसका मतलब 50% हारते हैं। और दिन के गेम्स की अगर अपन बात करें तो 90% वो जीतते हैं और 10% वो हार जाते हैं। हमसे पूछा प्रोबेबिलिटी, अच्छा आगे दे रखा है कि दे ओन येस्टरडे, मतलब कल का जो मैच था उसमें वो जीत गए, फाइन। द प्रोबेबिलिटी दैट द गेम वॉज प्लेड एट नाइट, जब भी हमको एक इवेंट पता है हो गया
और हमें उससे एसोसिएटेड दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो यहाँ हमेशा काम आती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, या जिसको आप बेस थ्योरम भी बोलते हो। बेस थ्योरम से ये चीज सॉल्व होती है। नाइट की प्रोबेबिलिटी 0.7, डे की प्रोबेबिलिटी 0.3, जीतना हारना 0.5 0.5, डे में जीतना हारना 0.9 0.1। हमें क्या चाहिए, हमारा फेवरेबल वाला काम क्या है, हमें चाहिए कि भाई बताओ गेम कब आपने, ये गेम नाइट का है, नाइट हमारा फेवरेबल है, और हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि वो जीत गया, विन कर गया। तो विन दो तरीके से कर सकता है, या तो नाइट वाला विन है या फिर डे वाला विन है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमने ये ले ली 0.7 इंटू 0.5, दैट मीन्स नाइट वाला विन, प्लस 0.3 इंटू 0.9 डे वाला विन। और हमें फेवरेबल किसका चाहिए था, नाइट वाले विन का। प्रोबेबिलिटी आ गई 0.5645। इतना बड़ा फॉर्मूला ना याद करके आप बस इतना सा लॉजिक याद कर लो कि जो इवेंट हो गया वो डिनोमिनेटर में आएगा, क्योंकि वो टोटल आपको रिप्रेजेंट करता है। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, यहाँ क्वेश्चन को चाहिए था कि बताओ मैच जो है वो नाइट में खेलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। जीत गया वो चीज तो सर्टेन हो गई, तो वो इधर आ गया। अब ये जीता हुआ मैच रात में खेला है, ये हमारा फेवरेबल है, तो फेवरेबल को अपन न्यूमरेटर में ले लेते हैं। और जीता हुआ मैच अगर डे का होता उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आती, 1 माइनस 0.5645। डन। नेक्स्ट, इंडेक्स नंबर, न्यू टॉपिक। कैलकुलेशन के मामले में थोड़ा गड़बड़ करेगा, इस पे आपको बिल्कुल कैलकुलेटर, बहुत इजी टॉपिक है, सबसे इजी टॉपिक है इनफैक्ट, बस कैलकुलेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। क्या पूछा है, कंसिडर द फॉलोइंग। बेस प्राइस दे रखी है, करंट प्राइस दे रखा है, वेट दे रखा है, ओके। और हमसे मांगा है वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर। तो वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर कुछ नहीं बोला, प्राइस दे रखा है, तो प्राइस का कितना होता है P1 अपॉन P0। वेटेड मांगा है तो हम वेट्स को भी मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 100। बस ये कॉलम्स प्रिपेयर करने हैं हमको। तो अगर हम वेट इंटू P1 करेंगे, P1 का मतलब होता है करंट ईयर की प्राइस, P0 का मतलब होता है बेस ईयर की प्राइस, उसका टोटल आएगा 1620। और अगर हम वेट इंटू बेस ईयर की प्राइस करेंगे तो उसका टोटल आएगा 1280। फॉर्मूले में पुट करके हमारा आंसर अप्रॉक्स, देखो इसमें ना आपका आंसर अप्रोक्सीमेट आएगा इंडेक्स नंबर के क्वेश्चंस के अंदर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी आपको नियरेस्ट मिलेगा ना उस पे आपको टिक लगाना है। तो ये 126 के आसपास मेरा आंसर आ रहा है, देखते हैं अपने ऑप्शन में क्या होगा। नियरेस्ट इसमें लग रहा है मुझे 123। अभी डायरेक्ट आप कैसे निकालोगे, आप ऐसा नहीं करना कि आप इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर करके लिख रहे हो 22 इंटू 8, 15 इंटू 6, 80 इंटू 7, नहीं। आप कैलकुलेटर में M+ का इस्तेमाल करो, स्मार्ट वर्क करो। जैसे मुझे अगर निकालना है ये बेस प्राइस वाला, मैं आपको एक बता रही हूँ, बाकी आप खुद ट्राई करना। बेस प्राइस मतलब P0, तो मुझे समेशन WP0 निकालना है, तो वेट को मल्टीप्लाई करना होगा बेस प्राइस से। 22 इंटू 8 M+, 15 इंटू 6 M+, 80 इंटू 7 M+, 110 इंटू 3 M+, 25 इंटू 5 M+, MRC। टोटल कितना आ गया 1281। कहीं कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, इंडिविजुअल फिगर्स कुछ भी नहीं करने का जरूरत पड़ा, डायरेक्ट कैलकुलेटर पे आपने टोटल निकाला, दोनों का टोटल निकाल करके डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग, ओके। यहाँ पर भी सेम वही काम कर रखा है इसने, बेस प्राइस दे रखी है, करंट प्राइस दे रखा है, वेट दे रखे हैं, बट इस बार पूछा क्या है हमसे, वेटेड अर्थमेटिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव इंडेक्स नंबर। अभी प्राइस रिलेटिव की बात कर ली, जब भी प्राइस रिलेटिव की बात करता है तो पहले आपको प्राइस रिलेटिव निकालना है।
प्राइस रिलेटिव क्या होता है, P1 अपॉन P0 इंटू 100, ठीक है। ये रहा पूरा कैलकुलेशन। एक कॉलम हमने P का बनाया, दैट इज प्राइस रिलेटिव, और इसको भी आप डायरेक्ट पूरा काम करोगे भाई, 45 डिवाइड बाय 22 इंटू 100 और इंटू 8, एम प्लस में डाल दो, जो भी नंबर आया, देखो 1636 आया, इधर भी मैंने वही लिख रखा है, एम प्लस में डाल दिया। नेक्स्ट करते हैं अपन 15 डिवाइड बाय 15 इंटू 100 इंटू 6, एम प्लस। नेक्स्ट है 90 डिवाइड बाय 80 इंटू 100 इंटू 7, एम प्लस। नेक्स्ट है 130 डिवाइड बाय 110 इंटू 100 इंटू 3, एम प्लस। 30 डिवाइड बाय 25 इंटू 100 इंटू 5, एम प्लस MRC। आपके सामने पूरा टोटल एज इट इज आ जाएगा, कुछ भी नहीं लिखना, बस कैलकुलेटर पर प्रैक्टिस होनी चाहिए। टोटल आ गया, वेट का टोटल निकाल के अपन फॉर्मूला लगा करके हमारा आंसर अप्रोक्सीमेट 130 के आसपास आ जाएगा। वन 130.92, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.3 एंड बी एक्स वाई इज इक्वल्स टू -1.5, तो बी वाई एक्स, बहुत सिंपल क्वेश्चन रिग्रेशन का। इसके लिए आपको इनका रिलेशन पता होना चाहिए, कोरिलेशन इज इक्वल्स टू अंडर रूट रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। रिग्रेशन कोएफिशिएंट का ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट आ जाता है। आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। आर दे रखा है हमको रूट 0.3, आर स्क्वायर दे रखा था 0.3, मैंने स्क्वायर हटा करके उधर रूट लगा दिया, क्यों, ताकि रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। इधर सेम, अच्छा, रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स का साइन हमेशा सेम होगा। अगर एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट नेगेटिव में है तो दूसरा भी नेगेटिव में आएगा, एक पॉजिटिव में है तो दूसरा भी पॉजिटिव में आएगा, और सेम साइन होगा कोरिलेशन का, तीनों के साइन हमेशा सेम रहते हैं। रूट से रूट कैंसिल करेंगे तो कितना आ गया अपना 1.5 बी वाई एक्स इज इक्वल टू 0.3, बी वाई एक्स पूछा था 0.2, और क्योंकि एक्स वाई नेगेटिव में है, वाई एक्स भी नेगेटिव में ही आएगा। अब इसके लिए केवल प्रॉपर्टी पता होना जरूरी था, प्रॉपर्टी पता होते ही फटाक से आंसर निकल जाता, -0.2। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सन विल डिसअपियर फ्रॉम ब्लू स्काई टुडे फॉरएवर, हमेशा के लिए सन डिसअपियर हो जाएगा, क्या कर रहे हो, हमको अंधेरे में मारोगे तुम। विद आर अवेलेबल इंफॉर्मेशन एंड बिलीव विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। भाई ये तो सरासर गलत बात कर रहा है, सन कभी डिसअपियर नहीं हो सकता, ये एक ऐसा इवेंट है जो कभी नहीं होगा, दैट इज इम्पॉसिबल इवेंट, और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। चलो एक और नया टॉपिक, मूविंग एवरेज। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा द 5 years मूविंग एवरेज अगेंस्ट ईयर 5, ओके, 5 year मूविंग एवरेज चाहिए ईयर 5 के सामने, करेंगे भाई। यहाँ हमको ईयर दे रखा है, इधर सेल्स दे रखी है, एज इट इज लिख लेंगे। 5 साल के बारे में बात कर रहा है तो 5-5 करके ऐड करेंगे हम, जैसे फर्स्ट 5 year 36 प्लस 43 प्लस 43 प्लस 34 प्लस 44 करके आंसर कितना आएगा हमारे पास 200। 200 को लिखना किधर है, पहली बात तो ये 200 होगा अपना टोटल एवरेज, दूसरी बात इस 200 को लिखना किधर है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मूविंग एवरेज अगेंस्ट ईयर 5, मतलब 5वें साल के सामने वाला मूविंग एवरेज बताओ। जब तुम लिखोगे अगर गलत ना, टोटल को अगर गलत लिखा तो मूविंग को गलत लिखोगे। तो ये लिखने का कार्यक्रम कैसा होता है, 5 साल है ना, सेंट्रल में हमेशा लिखते हैं अपन, जो भी सेंट्रल नंबर होता है, इन दोनों का, इन सबका सेंटर कौन आ रहा है 3, तो 5 साल का टोटल आएगा 3 के सामने। फिर नेक्स्ट 5 year का करेंगे अपन, ये इनका टोटल आएगा कितना 218,
इस 5 ईयर का सेंटर नंबर कितना आ रहा है? 4। फिर नेक्स्ट 5 ईयर का करेंगे, क्योंकि 5-5 साल क्वेश्चन ने खुद बोला है हमको कि आपको 5-5 साल का करना है। इनका सेंटर नंबर किधर आ रहा है? 5। तो ये टोटल 5 के सामने, 5 के सामने वाला तुमको टोटल मिल गया ना। अब आगे करो नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना ही क्वेश्चन बहुत है अपने लिए। मूविंग एवरेज निकालना है, तो मूविंग एवरेज के लिए क्या करेंगे? अगेंस्ट 5 पूछा था, 209 डिवाइड बाय 5। अगर अगेंस्ट 4 पूछता तो 218 डिवाइड बाय 5, क्योंकि 5 साल का काम कर रहे हैं। ऐसे मत सोचना जिस साल के सामने आएगा उससे डिवाइड करना है, नहीं, जितने साल का कर रहे हैं उससे डिवाइड करना है। ओके, 5 ईयर का पूछा था, इसीलिए हमने क्या करा, 209 डिवाइड बाय 5। 5 साल का मूविंग एवरेज पूछा था, केवल कैलकुलेशन का काम है और कुछ नहीं है मूविंग एवरेज के अंदर। सबसे सिंपल टॉपिक है इंडेक्स नंबर और मूविंग एवरेज। तो हमारा आंसर आ गया 41.8। ठीक। इन अ बाइवेरिएट रिग्रेशन एनालिसिस, बाइवेरिएट का मतलब कुछ नहीं, बाइवेरिएट मतलब जब आपके पास में दो ऑब्जर्वेशंस आ जाती है, दो वेरिएबल्स आ जाते हैं। द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द प्रेडिक्टेड वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड, देखो डिफरेंस क्या कहलाता है अपना इसके अंदर, रेजिडुअल कहलाता है। आगे क्या पूछ रहा है? बिकॉज ऑफ हैवी रेन ऑन संडे, average rainfall of a city for the week increased to 0.6 inch from the average rainfall 0.3 inch measured from Monday to Saturday. The rainfall on Sunday was, okay भाई, हमको एवरेज रेनफॉल दे रखी है 6 दिन की, फिर संडे की रेनफॉल पूछिए, 6 दिन का एवरेज कितना आया? 0.3 आया। टोटल हम निकाल लेंगे मीन का फॉर्मूला लगा करके, एवरेज आ गया वही मीन का क्वेश्चन हो गया वो। 6 दिन का टोटल कितना रेनफॉल हुआ? 1.8। इसमें कौन ऐड हुआ? संडे, एक एक्स्ट्रा दिन, तो 1.8 प्लस एक्स, क्योंकि संडे का हमको पता नहीं है कितना रेनफॉल हुआ। एन कितना बन गया? 7। और जो एवरेज है, संडे को बारिश होने की वजह से एवरेज 0.3 से चेंज होकर के 0.6 बन गया। संडे की बारिश निकल गई 2.4। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। इन जनरल प्रोबेबिलिटी इज, जनरली प्रोबेबिलिटी क्या होती है? न्यूमेरिकल वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1। जी बिल्कुल 0 एंड 1 होती है। एक्सक्लूसिव? नो भाई नो, एक्सक्लूसिव नहीं होती है, इंक्लूसिव होती है। 0 एंड 1 इंक्लूडिंग रहता है। प्रोबेबिलिटी आपकी 0 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकती है, इंक्लूडिंग 0 एंड 1। A numerical value between 0 and 1 inclusive describing the absolute possibility, no no no, probability कभी absolute possibility बताती ही नहीं है। absolute possibility इनफैक्ट कोई नहीं बता सकता। numerical value between 0 and 1 inclusive, सही। describing the relative possibility an event will occur, अगर होगा कि नहीं होगा, ये relative possibility के बारे में बात करता है। नेक्स्ट देखते हैं, रिग्रेशन का क्वेश्चन आ गया वापस से। बाइवेरिएट रिग्रेशन एनालिसिस, इफ डी इज इक्वल्स टू एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू, ओके, रेजिडुअल एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड, देन एट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल बेस्ट फिट कर्व। देखो बेस्ट फिट कर्व हम किसको बोलते हैं? जब जो डिफरेंस है ना वो कितना आता है हमारा, मिनिमम डिफरेंस होगा ना, उसे हम बोलते हैं बेस्ट फिट लाइन। तो पहले में ही हमको मिनिमम दिख गया, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? फॉर एन इवेंट ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन फेवर का मतलब क्या होता है? जैसे मानो मैंने बोला कि भाई किसी को जॉब मिलने का ऑड, जॉब मिलना मतलब फेवर, ऑड है 2.5, मतलब 2 तो क्या चांस है कि उसको नौकरी मिल जाएगी, 5 है कि उसको नौकरी नहीं मिलेगी। ठीक है, 5 to 2, इसने ऑड्स इन फेवर कितना दिया है अपने को? 5:2।
दिस मीन्स, इसका मतलब क्या है कि ये जो 5 है ना, ये पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है और 2 जो है वो नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है जब भी ऑड्स इन फेवर की बात करें। और अगर ऑड्स अगेंस्ट की बात करता तो ये चेंज हो जाता, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। इन अ टोटल ऑफ 7 ट्रायल्स द इवेंट विल अकर 5 टाइम्स, 5 टाइम्स इवेंट अकर होगा टोटल 7 ट्रायल्स में। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, 7 ट्रायल्स होंगे जिसमें 5 बार इवेंट अकर होगा। होना मतलब पॉजिटिव इन फेवर, और आगे वाला रेशियो हमेशा, रेशियो का टर्म हमेशा पॉजिटिव को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 42। एक्स की वैल्यू दे रखी है, वाई दे रखा है, 2 रिग्रेशन इक्वेशंस दे रखी है अपने को, एक्स एंड वाई। कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होगा इनका, तो कोरिलेशन का अभी भी अपन ने क्वेश्चन करा था, कोरिलेशन इज इक्वल्स टू अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। फाइन, बस अब इसके लिए आपको केवल ये पता होना चाहिए कि y के साथ वाला रिग्रेशन कोएफिशिएंट होता है, x के साथ वाला रिग्रेशन कोएफिशिएंट होता है। ठीक है, क्योंकि हम इक्वेशन क्या बनाते हैं, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, तो ये b ही क्या होता है, हमारा रिग्रेशन कोएफिशिएंट होता है। एंड x इज इक्वल्स टू a प्लस बी वाई, ये जो b है, ये b क्या होता है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट। बी एक्स वाई दे रखा है, बी वाई एक्स दे रखा है, मल्टीप्लाई करके रूट कर देंगे, हमारा कोरिलेशन आ गया 0.911। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, विद रिस्पेक्ट टू एक्यूरेसी, एक्यूरेसी के मामले में अगर देखा जाए तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन इज प्रेफरेबल, नो। टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन इज प्रेफरेबल, टेब्यूलर, बिल्कुल टेब्यूलर एक्यूरेसी थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि आप टेबल की फॉर्म में प्रॉपर तरीके से अरेंज करके लिखोगे तो उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा मिलती है अपने। ठीक, वापस से इंडेक्स नंबर का क्वेश्चन आ गया, क्या बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग फाइंड द फिशर्स क्वांटिटी इंडेक्स। ओके, क्वांटिटी इंडेक्स की बात कर रहा है फिशर। पहली बात तो क्या बोलता है, आपको फिशर के लिए लैस्पेयर का और पास्चे का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी आप फिशर का निकाल सकते हो, बिकॉज फिशर का फॉर्मूला इन दोनों से ही मिलेगा अपने को। और क्वांटिटी इंडेक्स की बात कर रहा है तो क्वांटिटी का क्या होता है, Q1 अपॉन Q0 इंटू 100। ठीक है, वो चीज़ इधर काम नहीं आएगी। दोनों का फॉर्मूला देखते हैं अपन। लैस्पेयर ने क्या बोला था अपने को कि भाई आप Q1 अपॉन Q0, ये तो क्वांटिटी इंडेक्स होता ही है, ये तो दोनों के केस में लगेगा। जैसे प्राइस इंडेक्स होता है आपका P1 अपॉन P0, वैसे ही क्वांटिटी इंडेक्स होता है Q1 अपॉन Q0। लेस्पेयर ने उठाया बेस ईयर की प्राइस को और पास्चे ने उठाया करंट ईयर की प्राइस को, दोनों में केवल इतना सा ही डिफरेंस था। तो जैसा मैंने आपको एम प्लस वाला तरीका बताया अभी कैलकुलेटर पे, आप उससे सारे टोटल्स निकाल करके फॉर्मूले में डायरेक्टली वैल्यू पुट करोगे और अपना आंसर अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गया 82। ठीक है, 82 तो नियरेस्ट अपना आ रहा है 78। एम प्लस से ही यूज करना, इंडिविजुअल कॉलम्स मत बनाने बैठ जाना, बहुत टाइम लग जाएगा। एम प्लस से सही कैसे होगा, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा एम प्लस से आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45। प्रोबेबिलिटी इज ऑफन रेफर्ड टू एज, प्रोबेबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, प्रेडिक्शन बोलते हैं, अनसर्टेनिटी बोलते हैं, कि प्रोबेबिलिटी की एक सिंपल डेफिनेशन होती है चांस। प्रोबेबिलिटी मतलब चांस, चांस मतलब संभावना, किसी भी चीज के होने ना होने की संभावना को ही हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, probability theory is often referred to as science of uncertainty, साइंस ऑफ अनसर्टेनिटी भी हम उसको बोल सकते हैं।
और ऐसा क्यों साइंस ऑफ अनसर्टेनिटी? क्योंकि प्रोबेबिलिटी, देखो चांस भी एक तरीके से करेक्ट ऑप्शन है। अब यहाँ आपका दिमाग लगेगा मोस्ट अप्रोप्रिएट के ऊपर, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। नो डाउट चांस भी सही है, लेकिन चांस इज अ वेरी एक, अगर अपन परफेक्ट टर्मिनोलॉजी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी हमको क्या बताती है? अनसर्टेनिटी, किसी भी इवेंट के होने ना होने की संभावना। नो डाउट चांस भी वही है, बट यहाँ बात आ गई मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन के, तो ज्यादा सही कौन सा है? साइंस ऑफ अनसर्टेनिटी। मैक्सिमम लोग इसको टिक करके आएंगे, तो ये नहीं होगा अपना आंसर। ये भी सही है बट ज्यादा करेक्ट है अनसर्टेनिटी। ओके 46, इन अ बाइवेरिएट एनालिसिस इफ टू रिग्रेशन इक्वेशंस आर, हमको दो रिग्रेशन इक्वेशन दे रखी है, हमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट दे रखा है और m की वैल्यू ढूंढनी है। ठीक है, कर देंगे। गिवन क्या क्या है? दो रिग्रेशन इक्वेशंस गिवन है और कोरिलेशन कोएफिशिएंट गिवन है। एक एक करके रिग्रेशन इक्वेशंस को उठाते हैं और उनमें से रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालेंगे, तभी m आएगा। पहले मैंने mx इज इक्वल्स टू वाई माइनस 10 लेकर के यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर ली, क्योंकि x के साथ में जैसा अभी देखा था x इज इक्वल्स टू a प्लस बी वाई, ये y के साथ वाला जो है ना इधर, ये 1/m, यही हमारा रिग्रेशन कोएफिशिएंट होगा बी एक्स वाई। सेम विद सेकेंड इक्वेशन, इसको सॉल्व करेंगे अपन तो y इज इक्वल्स टू 2x/5 प्लस 14/5, रिग्रेशन कोएफिशिएंट कितना आ गया? 2/5। y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, ये b होता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1/√10 गिवन था, ये हमने रिग्रेशन कोएफिशिएंट इक्वेशन के थ्रू निकाल लिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड करके रूट का मामला साफ करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके m की वैल्यू आ गई कितनी? 4। इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सोचना था। m आ गया हमारे पास कितना? 4। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू इवेंट्स, the probability of two events A and B are 0.05 and 0.95. We can infer that, इससे हम क्या बता सकते हैं? Event A is more probable to happen, ना भाई उसकी तो probability कम आ रही है। B is more improbable to happen, बिल्कुल गलत बात। B is more probable to happen, बिल्कुल B के होने की संभावना ज्यादा है क्योंकि उसकी probability ज्यादा है। इजी क्वेश्चन था। आगे क्या बोल रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग फाइंड द सिंपल एवरेज, और सिंपल एवरेज किसमें? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिलेटिव क्वांटिटी इंडेक्स। ये फॉर्मूला मोस्टली लोग इग्नोर करके जाएंगे क्योंकि इसमें लॉग का काम आ जाता है, बट इग्नोर मत करना, इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन ने मॉडल में भी दे दिया। ज्योमेट्रिक मीन निकालने का फॉर्मूला एंटी लॉग समेशन लॉग क्यू अपॉन एन। सबसे पहला काम कैसे करेंगे इस फॉर्मूले को अप्लाई? Q निकालेंगे, Q होता है Q1/Q0 इंटू 100, वो मैंने सबका इंडिविजुअली इधर निकाल लिया। इधर आप क्वेश्चन देखोगे, यहाँ से बेस ईयर की क्वांटिटी दे रखी है, करंट ईयर की क्वांटिटी दे रखी है। Q इज इक्वल्स टू Q1/Q0 इंटू 100। Q1 होता है करंट ईयर, Q0 होता है बेस ईयर, और ये इंटू 100। ऐसे करके आप तीनों का क्वांटिटी इंडेक्स निकाल लोगे। तीनों का क्वांटिटी इंडेक्स फाइंड करने के बाद में हमको उसका क्या करना है? लॉग करना है, बिकॉज फॉर्मूले में लगता है लॉग क्यू। लॉग करने के सिंपल से स्टेप्स, अगर आपको नहीं पता लॉग कैसे करा जाता है तो किसी भी नंबर का लॉग निकालने के स्टेप होते हैं। नंबर लिखो, जैसे 150 का लॉग निकालना है तो 150 13 टाइम्स रूट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ओके, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3558, ये हमारे पास इसका लॉग आ जाएगा। लॉग के लिए क्या करना है हमको? 13 टाइम्स रूट, स्टेप्स आप लिख लो इधर लॉग निकालने के लिए। स्टेप्स
13 टाइम्स रूट -1 मल्टीप्लाई बाय 3558। इससे आप जिस भी नंबर का लॉग निकालना चाहते हो आप उस नंबर का लॉग निकाल सकते हो। ठीक है, 2.17। ऐसे ही हम सारे नंबर का लॉग निकाल लेंगे। 110 का कर लिया, 66.60 का कर लिया। टोटल डिवाइड बाय n, n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 दे रखी है। इसका हमें वापस एंटी लॉग करना होगा। हम देखो लॉग क्यों फाइंड करते हैं, बड़ी वैल्यूज को छोटे में करने के लिए, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। अदरवाइज अगर बड़ी बड़ी वैल्यूज को आप करोगे तो कैलकुलेटर एक टाइम पर एरर दे देगा, उसकी भी एक कैपेसिटी है। एंटी लॉग निकालने के स्टेप्स देखना क्या होता है, लॉग के बिल्कुल ऑपोजिट कर दो। जैसे मेरे को करना था 6.0414 डिवाइड बाय 3, इसका एंटी लॉग चाहिए मुझे। स्टेप्स बिल्कुल उल्टे कर दूंगी, डिवाइड बाय 3558, ठीक है, उसमें करेंगे +1 एंड देन मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 13 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 103। एंटी लॉग के स्टेप्स भी आप लोग लिख लो जिनको भी नहीं पता है। डिवाइड बाय 3558 +1 मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 13 टाइम्स। किसी भी नंबर का लॉग और एंटी लॉग, और ये आपके ज्योमेट्रिक मीन में भी बहुत काम आता है। जब ज्योमेट्रिक मीन में आपकी ऑब्जर्वेशंस बहुत बड़ी आ जाती है तो हम पहले उन ऑब्जर्वेशंस का लॉग करते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे एंड देन फाइनल आंसर पे एंटी लॉग लगाते हैं। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका हो गया 103। कंसिडर द फॉलोइंग रिजल्ट्स। ओके, n दे रखा है, dx दे रखा है, dy दे रखा है, dx स्क्वायर, dy स्क्वायर, dx dy। अप्रोप्रिएट रिग्रेशन कोएफिशिएंट। तो देखो अब इसके लिए ना तुमको फॉर्मूला याद होना चाहिए, कंप्लीट पूरा पूरा फॉर्मूले पर बेस्ड है ये क्वेश्चन। अप्रोप्रिएट रिग्रेशन कोएफिशिएंट पूछ रहा है, हम दोनों निकाल लेंगे, जो भी ऑप्शन में अवेलेबल होगा वही अपना करेक्ट आंसर होगा। रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालने का एक फॉर्मूला क्या होता है, समेशन एक्स वाई अपॉन समेशन एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर। इधर तुम बी एक्स वाई भी निकाल सकते थे, समेशन एक्स वाई अपॉन वाई माइनस वाई मीन का होल स्क्वायर, बट ये ऑप्शन में अवेलेबल ही नहीं है, ये वाला अवेलेबल है। एक्स वाई क्या होता है, एक्स माइनस मीन इंटू वाई माइनस मीन, ये होता है समेशन एक्स वाई। डायरेक्टली गिवन था, फॉर्मूले के अंदर पुट कर दिया, -43601344, सीधा वैल्यूज गिवन है और आंसर आ गया -3.244। अगर आप यहां से सेकंड वाला निकालना चाहते हो तो देखो क्या होगा, -4360 डिवाइड बाय 215 करके देखते हैं अपन। 4360 डिवाइड बाय 215, ये कितना आ रहा है, 20 पॉइंट समथिंग, जो कि हमको ऑप्शन में दे ही नहीं रखा। तो हमारा डिजायर्ड रिग्रेशन कोएफिशिएंट कौन सा आ गया, बी वाई एक्स। लास्ट, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन। क्लासिकल प्रोबेबिलिटी कौन सी अजम्पशन पर बेस्ड होती है। 49 वाला क्वेश्चन सबको समझ में आया कि हमने यहाँ पर y वाला क्यों नहीं लिया, क्योंकि y वाला हमको नहीं अवेलेबल था ऑप्शन में, x वाला था, और इसीलिए उसने अप्रोप्रिएट बोला। वो कभी भी दोनों नहीं देगा, दोनों देगा तो बोलेगा फाइंड द रिग्रेशन कोएफिशिएंट, और फिर दोनों ऑप्शन रहेंगे और एक ऑप्शन आपका ऑल ऑफ दीज हो सकता है या बोथ ए एंड बी करके कुछ भी हो सकता है।
50th वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्लासिकल प्रोबेबिलिटी कौन सी अजम्पशन पर बेस्ड होती है? आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर ऑलरेडी नोन, कभी भी आउटकम्स हमको नोन नहीं होते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 0.5, ना भाई ना 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 ना, प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 0.5 हम नहीं बोल सकते। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द आउटकम्स इन एन एक्सपेरिमेंट इज ऑलवेज वन। ऑलवेज वन का मतलब तो ये तो श्योर इवेंट हो गया। क्लासिकल प्रोबेबिलिटी क्या बात करता है? आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर इक्वली लाइकली, मतलब जितना ए के होने के चांसेस हैं उतना ही बी के होने के चांसेस हैं। जैसे इसमें अपन एग्जांपल ले सकते हैं हेड एंड टेल का। ये अपने 50 क्वेश्चंस पूरे हो गए विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। हमने पूरे मॉडल क्वेश्चन पेपर के 50 क्वेश्चन डिटेल एक्सप्लेनेशन, फॉर्मूले के साथ में, कैलकुलेशन के साथ में डिस्कस कर लिए। आई होप आपको ये हेल्पफुल रहेगा। एंड इन फ्यूचर अगर आपको स्कैनर के आंसर्स चाहिए बिकॉज मॉड्यूल के तो सब करवाते ही हैं, मॉड्यूल के तो आपको हर जगह मिलेंगे। अगर आपको स्कैनर के सॉल्यूशंस चाहिए, स्कैनर में जो मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं या कोई क्वेश्चन अगर गलत है उसके बारे में आपको चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट में बता सकते हो। ऐसी ही सेम क्लासेस पेपर नंबर 3 के लिए स्कैनर की भी यूट्यूब पर आपके लिए लेके आएंगे। कीप स्टडिंग, इसको वापस खुद से सॉल्व करो। पीडीएफ आपको चाहिए तो आप बता देना, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा पीडीएफ का, ये सोल्यूशन पीडीएफ का। ठीक है, वापस इस मॉडल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो। और आपने ऑब्जर्व करा होगा कि सारे क्वेश्चंस मॉड्यूल के हैं, सेम टू सेम। तो हमें कहीं दूसरे मटेरियल की तरफ नहीं भागना, ये मटेरियल कर लें वो मटेरियल कर लें, कुछ नहीं करना, बस इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल एंड स्कैनर, दैट्स इट फॉर ऑल द 4 सब्जेक्ट्स एंड फॉर ऑल द लेवल्स एज वेल, फॉर फाउंडेशन, इंटर, फाइनल। इंस्टीट्यूट के मटेरियल के बाहर से आप कुछ भी नहीं करो, टाइम वेस्ट होगा और एफर्ट्स भी। आई होप दिस इज हेल्पफुल। थैंक यू, सी यू अगेन।